तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिवम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक मिला जुला चैप्टर है। ये चैप्टर एक्चुअली में केमिस्ट्री में पहले 11th में पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से, और उसके बाद 12th की फिजिक्स में लास्ट चैप्टर आता है। तो हम इसमें जो बात करेंगे, हम मिक्सचर बात करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो केमिस्ट्री पे मोस्टली बेस्ड होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो पूरा फिजिक्स पे बेस्ड होगा। हालांकि दोनों चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो मोस्टली 90% सेम है। बस क्वेश्चंस का डिफरेंट हो जाता है कि फिजिक्स में है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला यूज करके वो क्वेश्चन पूछता है, और केमिस्ट्री में जैसा कि आपको 11th में पढ़ाया गया था वैसा पूछता है। तो ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें हम लोग सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे, और वो भी केमिस्ट्री वाले पार्ट की। थ्योरी आपको जो फिजिक्स में भी पढ़नी होगी सेम वाली, तो हम वो केमिस्ट्री में ही कवर कर लेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा झुकाव इसका मॉडर्न फिजिक्स की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो चैप्टर उसी से रिलेट करता है। इसमें फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यूज हुए थे। तो आज हम इसी चैप्टर पर डिस्कस कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जे थॉमसन ने। नाम से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि नाम तो कभी तुमसे पूछेगा ही नहीं। वो एक्सपेरिमेंट का था, अगर याद हो थोड़ा भी, तो उन्होंने एक ट्यूब लिया था जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। अब इसमें तुमको गैस दिख रही होगी, इसमें क्या थी? लो प्रेशर गैस थी। लो प्रेशर गैस क्यों ली थी वो भी आपको रीजन अभी नीचे पता चल जाएगा। ये जो एक तरफ इन्होंने कैथोड लगाया था, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखना होगा। कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। 5,000 से 10,000 वोल्टेज का वो था इनका पूरा सिस्टम में। ZNS स्क्रीन लगाई थी इन्होंने एनोड के साइड पे। जब इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तो एनोड के साइड पे ZN स्क्रीन लगाई थी। ऐसा क्यों? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड से चल के एनोड की तरफ रेज गई थी। कैथोड रेज में, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कैथोड से चल के एनोड की तरफ रेज गई थी, इस वजह से यहाँ पे एनोड में ZNS लगाया था। तो जब रेज यहाँ पे गई, तो जब ZNS में जाके ये लोग टकराई, तो एक्चुअली में हुआ ये कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ और समझाने के लिए। जो ZNS स्क्रीन दिख रही थी आपको, ये ग्रीन कलर में ग्रो होने लगी। मतलब ग्रीन तो नहीं, ग्रो नहीं, येलो कह सकते हो, बट मैं ग्रीन कलर यहाँ पे ले रहा हूँ। ये जो येलो कलर में, ये मतलब चमकने लगी, चमकीली थी, क्योंकि इससे कोई चीज टकराई, इस वजह से। तभी यहाँ पे ZNS, और इससे मालूम पड़ा कि जो यहाँ जो कैथोड रेज है ना, ये कैथोड रेज जब आ रही हैं तो इससे जरूर टकरा रही है। तो कैथोड रेज जरूर कुछ ना कुछ पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं, और ये यहाँ पे ऑलरेडी वैक्यूम क्रिएट कर दिया था इन लोगों ने अंदर, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सपेरिमेंट में। तो क्या होता है, एट हाई वोल्टेज गैसेस गेट आयोनाइज। हाई वोल्टेज देख पा रहे हो, 5,000 से 10,000 वोल्ट में हाई वोल्टेज में जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब होता है वो अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। जैसे कि O2 जो है ना, ये O2 प्लस बन गई और इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तभी यहाँ पर तुमको एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और यहाँ पे तुमको एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ दिख रहा है। तो यहाँ की थ्योरी बोलती है, when sufficiently high voltage is applied across electrodes। इलेक्ट्रोड्स वही थे जो कैथोड और एनोड थे। कैथोड मतलब नेगेटिव था, और एनोड मतलब पॉजिटिव था। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है मेटल रॉड्स। करंट स्टार्ट फ्लोइंग, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स में, मतलब जो मेटल रॉड्स होती हैं, तो जो करंट होता है वो स्टार्ट फ्लो करता है थ्रू अ स्टीम ऑफ पार्टिकल्स। स्टीम ऑफ पार्टिकल की तरीके से जो हमारा करंट है वो मूव करने लगता है इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के इनसाइड में इन्हीं रेस को जो बोला गया, जो पार्टिकल जो एक साथ बन के फ्लो कर रहा है, तो उन रेस को हमने कैथोड रेस बोला, और इन्हीं को आगे चल के हमें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। व्हेन दीज रेज स्ट्राइक द ZNS कोटिंग, देखो ZNS कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट डेवलप, एक इस ब्राइट स्पॉट डेवलप हुआ जब ZNS कोटिंग को इन कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया, जो कैथोड से एनोड ट्रेवल करी थी। इलेक्ट्रॉन वाज नेम्ड बाय स्टोनी, तो एक एस्टोनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन फिर इन रेस को नाम दिया। कैथोड रेस का मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर यहाँ पे बात आती है प्रॉपर्टीज की। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, अगर कैथोड रेस की बात हो रही है तो कैथोड से एनोड मूव करेंगी ये रेस, और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। हैव काइनेटिक एनर्जी, इन रेस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड कंपोज ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, और ये मटेरियल पार्टिकल्स कंपोस्ट करती हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको अभी दिखाऊं मैं, यहाँ पे तो दिखा था ना स्टीम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसी चीज की यहाँ पे नीचे बात हो रही है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्लैग्स मैग्नेटिक फील्ड दे गेट डिफ्लेक्टेड।
इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। होनी भी चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो अपना पाथ चेंज कर लेंगे, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है उसमें वो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उस तरफ मुड़ जाएगी और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट हो जाएगी। फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि दिया है चार्ज अपॉन मास रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। जो चार्ज अपॉन मास रेशियो होता है कैथोड रेज में, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस होता है और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड दोनों पर। लेकिन जो एनोड रेज होती है उनमें डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस होता है और इंडिपेंडेंट अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, जो कि अभी हम आगे समझेंगे। फिर यहाँ पे कुछ रिमार्क आता है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.019 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं और ये निलिजिबल होता है। अब आगे बात करते हैं अपने एनोड रेज एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है, ये मेरे ही नोट्स है जो मैंने आईआईटी जेई के लिए बनाए हुए हैं। ई गोल्डस्टीन ने ये एनोड रेज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -3 mmHg। ये हमारा प्रेशर है, लो प्रेशर गैस जैसे मैंने बताई थी। ये ZNS स्क्रीन इस बार हमने एनोड पर लगा दी है, तो ये एनोड से ये जो रेज है ये कहाँ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है। तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी वो रेज, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया ये जो था परफोरेटेड कैथोड था, मतलब कि इसमें हमने क्या कर दिया था, छोटे छोटे छेद कर दिए थे, तो ये रेज इन छेद से पास होके जा रही थी, बस इसीलिए हमने परफोरेटेड, मतलब होता है मतलब होल, इसी वजह से इसको परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं, और कोई मतलब नहीं, बस ये हवाबाजी के लिए, दिखावा करने के लिए चीजें बद लिखी जाती हैं। ये एनोड था जो पॉजिटिव चार्ज, कैथोड जो होता है निगेटिव चार्ज है। 5000 से 10,000 वोल्ट हमारा वोल्टेज था। फिर यहाँ पे वही डेफिनेशन, ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इस बार ऑब्जर्व दैट सम रेज वर ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इस बार एनोड से कैथोड रेज जा रही थी, पिछली बार कैथोड से एनोड जा रही थी। दे प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट ऑन जेडएनएस मालूम था एंड कंपोज्ड ऑफ जेडएनएस पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स कंटेन करती थी जिनको हमने प्रोटॉन बोला था, और वो जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिव पार्टिकल कंपोज करती थी जिनको हमने इलेक्ट्रॉन बोला था। मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, पहली वाली तो वही डेफिनेशन हो गई, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज। दूसरी, हैव काइनेटिक एनर्जी कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज था। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दे गेट डिफ्लेक्टेड। तो शुरू के 3 पॉइंट से बिल्कुल सिमिलर है, बस चौथे पॉइंट में डिफरेंस है, जैसा मैंने कहा, चार्ज अपॉन मास रेशियो इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि आपने कैसी गैस ली है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। लेकिन कैथोड रे में ऐसा नहीं था, उसमें दोनों में इंडिपेंडेंट था, नेचर ऑफ गैस हो चाहे वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड हो। फिर यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, स्मॉलेस्ट स्लैश लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2, और उसको हमने प्रोटॉन बोला था। मतलब कि प्रोटॉन कहाँ से ऑब्टेन हुआ था, ये सब तो पुरानी बातें हैं जो कि आपको बस याद दिलाने के लिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस में हो जाता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो था 9.019 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो कि होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हम लोग जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, वो हम लोग नेgliजिबल लेते हैं और कंसीडर ही नहीं करते हैं। तभी देख रहे हैं 1837 टाइम्स बहुत होता है, इस वजह से। फिर आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि आपके लिए एक नया टॉपिक है। जेम्स चैडविक ने, ये वाली रिएक्शन याद रख लो तो ज्यादा फायदे में है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं। बेरिलियम की इन्होंने रिएक्शन करा दी हीलियम से, तो यहाँ पे 6C12 पर बना, और 0N1, यही हमारा ये जो 0N1 बना है ना, यही हमारा क्या था, न्यूट्रॉन था, जिसमें चार्ज तो नहीं था लेकिन मास था। जैसे कि यहाँ पे 9 दिया, यहाँ 4 दिया, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 होता है, 9+4, तो यहाँ 12+1 13 आ रहा है, तो ऊपर वाला बैलेंस है। वैसे ही नीचे वाला 4+2 6 हुआ, तो 6+0 6, तो नीचे वाला भी बैलेंस है। तो 4 बेरिलियम 9+2 He4 बराबर गिव 6C12 प्लस 0N1। इसका चार्ज तो जीरो था, बस मास सेम था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोटॉन के, जो कि था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इसको भी आप लोग उससे कंपेयर कर सकते हो कि 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि जेम्स चैडविक ने करी थी। फिर आता है थॉमसन मॉडल। अब मैंने इसमें कुछ ज्यादा फालतूगिरी नहीं की, बस एक डेफिनेशन लिखी, इससे सवाल बहुत कम आता है, बस थ्योरी वाले पार्ट है। थॉमसन ने बोला था, एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप। जो एटम होता है उसका जो होता है ना शेप, वो स्फेरिकल होता है। अभी ये स्फेरिकल तो नहीं बना यार, अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ स्फेरिकल तो बन नहीं रहा, हमें इफेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें टाइम वेस्ट होगा। बात कर लेते हैं अभी। तो विच हैज पॉजिटिव चार्ज, एक स्फेरिकल शेप होता है एटम का जिसके में पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब पूरा जो है ना, ये पूरा में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में।
एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ वे, जैसे कि खरबूजा देखा होगा ना, सॉरी तरबूज देखा होगा आपने, वो लाल कलर का पूरा होता है उसमें, और उसमें ब्लैक कलर के हमारे जो डॉट्स होते हैं, अगर मैं ब्लैक कलर लूं तो ब्लैक कलर के जो डॉट्स वो होते हैं, मतलब उसमें बीज, ये इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे जो कि उसमें एम्बेडेड हैं, और बाकी जो तुम्हारा पूरा रेड पोर्शन है वो तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा प्रोटॉन है। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि इसको मोस्ट स्टेबल स्टेट मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। थॉमसन मॉडल आगे चल के फेल हो गया था, वो भी आपको मालूम है। फिर आता है रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, इन्होंने लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर इन्होंने हीलियम की न्यूक्लियाई लिया और इसका बम्बार्डिंग करा दी गोल्ड फॉइल से। तो और यहाँ पे इन्होंने जेडन स्क्रीन रख दी, तो ये हीलियम की न्यूक्लियाई यहाँ से गया और यहाँ जाके ये गोल्ड फॉइल से ये लड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मैनी अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, वेंट स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, जैसा ये देख पा रहे हो, बिल्कुल सीधे चले गए बिना डिफ्लेक्शन के। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हुए। एक में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जो कि बाउंस बैक हुआ, मतलब ये जाके सीधे लड़ा और वापस आ गया। तो इससे हमको पता क्या चला, मतलब जो प्रॉपर्टीज थी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का काफी जो पार्ट वो एम्प्टी है। न्यूक्लियस जो है सेंटर में प्रेजेंट है, वॉल्यूम जो न्यूक्लियस को ऑक्यूपाई है बहुत ही छोटा है, इसी वजह से 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जिनको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं आज के समय में। न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और उनको जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई टू, जो कि ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है। जेड यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है जेई, लेकिन कोचिंग्स में पता नहीं क्यों नहीं टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी उनका मतलब हो, बोल देते हैं शायद एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट N1, एक सेकंड यहाँ पे इरेजर ले लूँ, गड़बड़ हो गया। हम्म तो यहाँ पे तुमको दिया हो, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट N1 क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फर्स्ट टाइम। N1 scattered at angle 60 डिग्रीज 12 पर मिनट, मतलब कि N1 sin 4, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कैसे लगाया मैं बताता हूँ। देन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड सेकंड टाइम, ये N2 है, व्हेन स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। तुमको मालूम है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, इसको तुम मान लो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई टू। अब जब तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इक्वल लगाओगे, इक्वल लगाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये कांस्टेंट जो है ये n1 के लिए भी सेम होगा, और ये कांस्टेंट तुम्हारा n2 के लिए भी सेम होगा। तो तुम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आ जाएगी n1 sin 4 थीटा बाई टू, और दूसरे k की n2 के लिए वैल्यू आ जाएगी n2 sin 4 थीटा बाई टू। वही हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि k बराबर है। n1 तुमको दिया था 12 पर मिनट, 12 इंटू साइन की पावर 1/sin⁴ थीटा बाई टू, साइन की पावर 4 थीटा बाई टू, साइन 60 बाई टू, साइन 30 होता है 0 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया ये। तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4 हो गया ये, तो 2 की पावर 4 16 हो गया, तो 12/16 बराबर n2। n2 तुम्हें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा बाई टू, तो 9 साइन 45 होता है 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4 1/4 हो जाएगा। तुमको यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गया, 4 3 जा 12, तो n2 की वैल्यू 3 पर मिनट तुम्हारी आ जाएगी। तो ये याद रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड का फॉर्मूला होता है k/sin⁴ थीटा बाई टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ थीटा बाई टू। फिर यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिला वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट सर्कुलर मोशन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है अपने सर्कुलर मोशन में, ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, तभी वो हमारा जो है ना ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रहा है। एनी अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन रूल, ये मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चाहिए फेल क्यों होगा, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने फेलियर लिखा हुआ है। मैक्सवेल वहां पे एक समय एक फिजिक्स के टाइम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कोई भी पार्टिकल जो एनर्जी एमिट कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एनर्जी एमिट करता है वो, और लूज करता है एनर्जी, तो एक टाइम के बाद जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगा। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते हायर से लोअर में आता जाएगा, और जाकर के न्यूट्रॉन जहाँ पे वो है न्यूक्लियस उसमें जाके कोलैप्स कर जाएगा, हमारा एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये समझा नहीं पाए थे, इस वजह से इनकी थ्योरी फेल हो गई थी।
एक फॉर्मूला होता है जो कि संकेत में दिया R बराबर R नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ए जो है एटॉमिक मास है, R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो कि हमने पढ़ा था 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, R नॉट है 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर जो कि आपने पढ़ा था, के यहाँ पे होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर 1/4 पाई ई नॉट। फिर आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे ये जो चीज है ना, ये फिजिक्स की है जिसको हम लोग सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। फॉर सिमिलर चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल जो कि सिमिलर है उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, एफ बराबर हो गया माइनस डी यू बाय डी आर। तो यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये तुम्हारा He2 प्लस है, ये इसको क्या कर रहा है, अपने पास ला रहा है, ये जा रहा है धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे आके ये लोग मिलेंगे, ठीक है। और ये Ze है प्लस का न्यूक्लियस, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट मतलब क्लोजेस्ट ये लोग कितना पा सकते हैं, इसके पास तो आ नहीं पाएंगे। तो Q1 का चार्ज हो गया 2e हो गया, Q2 का चार्ज Ze हो गया। तो इसको निकालते कैसे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर वी इनिशियल स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में हम लोग और समझेंगे इसके बारे में, सॉरी। अब बात करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स क्या होती हैं, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका होता है विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर का नेट ट्रांसफर किए बिना हम अगर एनर्जी को ट्रांसफर कर दें, उसी को हम लोग वेव बोलते हैं। दो तरीके की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होता है वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करता है, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है। इतना याद कर लो, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके की वेव होती है। वेव जो होता है एक तरीके का मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर, और ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर वेव पार्टिकल मूव करता है, और लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर। तो अब हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में। ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं ये तीनों। और ये ही ना ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं। जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिया हुआ है, और ये वाली जो है ना, ये वाली है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों आपस में एक्स वाई जेड एक्सिस में और आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारा ईएमआर का कॉन्सेप्ट। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा वेवलेंथ का, जो कि ये वाला पेज जो स्लाइड का है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जेई के सवाल यहीं से आते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होते हैं, एक फर्मियन में 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होते हैं। वैसे ही फिर एक एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड, ये जो चीज देख रहे हो ना, ये पूरा ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो कि आपने एसएचएम में काफी अच्छे से पढ़ा होगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी को समझिए तो ऐसा समझिए कोई रॉड है ब्लैक कलर की, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेती है, वो रेड बदन में बदल जाती है, जो बहुत ज्यादा हीट करते हैं। और जब उसको एक्सट्रीमली हीट कर दे तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ब्लू में कन्वर्ट हो, फिर वो व्हाइट हो जाती है। तो यही चीज बताती है इंटेंसिटी की, ठीक है। तो ये इसी को आप लोग इंटेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज की यूनिट होती है। वैसे ही वेव नंबर होता है म्यू बार बराबर 1/लैम्डा, जो कि आप रिडबर्ग इक्वेशन में भी इसका यूज देखेंगे। नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस वेव नंबर होता है, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा हो गया अगर मीटर, वेव लेंथ है मीटर, तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। वैसे ही वेलोसिटी जो होता है हमारा, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है। डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी तो हमको मालूम है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाय लैम्डा, यहाँ पे सी कोई वेलोसिटी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। सी बराबर म्यू लैम्डा होता है, जो कि एक काफी अच्छा सा रिलेशन है, जो कि आपको अभी काम आएगा। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो कि हम पढ़ के आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्ट करती हो। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, हम उन अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर या ऑफ वेवलेंथ में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ फ्रीक्वेंसी में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ ऐसा होता है,
कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो। जो विजिबल रीजन होता है बस वो याद रखना है, 400 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। वेवलेंथ आगे लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट घटती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ सकते हो इस वाले रिलेशन से, देख ही पा रहे हो कि अगर म्यू बढ़ेगा तुम्हारा तो ये जो तुम्हारा लैम्डा है ये कम हो जाएगा। सिमिलरली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया था प्लैंक्स थ्योरी ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। वेव नेचर ऑफ ईएमआर दिया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। यही चीज हम लोग मोस्टली फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हम केमिस्ट्री में ही कवर कर लेते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो फॉर्मूला आया था E बराबर एन एच म्यू और म्यू बराबर सी बाय लैम्डा, E इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 to the power - 34 जूल पर सेकंड। और अगर तुमको प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी निकालना हो तो वो होता है 1240 अपॉन लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया हो, और अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो वो होता है 1240 अपॉन लैम्डा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा नैनोमीटर में होना चाहिए। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती थी कि जो ईच क्वांटा इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो। क्वांटा फोटोन क्या होता है सबसे पहले? फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है, ठीक है। एक जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी को n टाइम्स ऑफ क्वांटा में, मतलब कि n टाइम्स ऑफ क्वांटा में कोई होता है, ऐसा नहीं है कि 1.5 गुना डेढ़ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा समझो कि मान लो कोई सीढ़ियां हैं, ऐसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये पहली सीढ़ी है, सिमिलरली ये वाली जो है ना ये दूसरी सीढ़ी है, और ये वाली जो तुम्हारी सीढ़ी है ये तीसरी सीढ़ी है। अगर तुमको एक सीढ़ी चढ़ना है तो तुमको एक बिस्कुट खाना होगा। तुम एक बिस्कुट जब खाओगे तब तुम एक पहली सीढ़ी चढ़ पाओगे, जब तुम दूसरी बिस्कुट खाओगे तो तुम दूसरी सीढ़ी चढ़ पाओगे, जब तुम तीसरी बिस्कुट खाओगे तो तुम तीसरी सीढ़ी चढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने 1.5 बिस्कुट खा ली तो तुम ये वाली भी चढ़ गए और आधी दूसरी चढ़ गए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुमको एन मतलब इंटीजर के मल्टीपल्स में ही बिस्किट खानी है तब तुम आगे एक एक सीढ़ी चढ़ सकते हो। वो भी एक चढ़ने के लिए तुमको एक ही बिस्किट खानी है, तुम दो नहीं खा सकते हो एक साथ। तो यही इन्होंने इस फॉर्मूले से समझाने की कोशिश की थी, ई बराबर एन एच म्यू एस सी बाय लैम्डा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है डिसकॉन्टिन्यूअसली इन फॉर्म्स ऑफ स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। मतलब जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिसमें रेडिएंट एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन विथ अ लाइट हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ई बराबर एस सी बाय लैम्डा लगा देंगे, क्योंकि तुमको यहाँ पे लैम्डा दिया है। ई 6.64 इंटू क्वेश्चन में गिवन होगा 6.64 लेना है या 6.62 लेना है, इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 की पावर मीटर पर सेकंड। इसको क्या किया करो, इसको तुम वैल्यू अगर याद रख सकते हो उसको सॉल्व करके तो तुमको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू जहां तक मुझे याद आ रही है तो 19 पॉइंट समथिंग होती है, इंटू 10 to the power - 26 ऐसे ही कुछ होती है जहां तक मुझे याद है। अपॉन में 6000 टू 10 to the power - 10 यहाँ पे मीटर आएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दिया हो तुम अभी पढ़ के आओ कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 to the power - 10 मीटर। सिमिलरली अलग रेशियो अगर तुमको लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू बनाना है, ई वन अपॉन ई टू बनाना है, तो लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन हो जाएगा, जो कि आंसर आएगा 1:3 का। फिर यहाँ पे तुमको इस n की वैल्यू निकालनी है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ नहीं जाते हैं, ये मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तुमको दी हुई है म्यू, टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। तुम्हें मालूम है 1 ग्राम ऑफ आइस की एनर्जी 33 जूल है, तो 100 ग्राम ऑफ आइस के लिए 3300 जूल। तो इस वजह से यहाँ तुमको एनर्जी जो है ना n निकालना है तुमको, एच इंटू म्यू तुमको दिया हुआ है तो n निकालना है, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं 33 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा होता है। बट तुम ध्यान से देखो तुमको 100 ग्राम में निकालना है, तो कंफ्यूजन ना हो। 3700 रखोगे यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी होगी, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर 10 to the power 20 आ जाएगा, जो कि तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ब्लैक होल की तरह समझ सकते हो, बॉडी दैट अब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग इन इट। एक ऐसी बॉडी जो सभी तरीके के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले जो उसमें फॉल कर रहा है। फिर आता है तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी कर्व, जो कि ये दिया हुआ है तुमसे। यहाँ पे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, लेकिन यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे तुम्हारी इंटेंसिटी कम है, तो यहाँ T2 भी ज्यादा है T1 से, लेकिन जो तुम्हारी वेवलेंथ है वो घट जाएगी। टेम्परेचर जब इंटेंसिटी ज्यादा हुई जब, तो तुम्हारी वेवलेंथ घट गई क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा था। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यही हम हमको ये ग्राफ बताता है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज है जो कई लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, तो हम पहले उसी को ढंग से समझते हैं, तभी यहाँ मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। इट इज अ फिनोमेना व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ sufficiently हाई एनर्जी is made to fall on a surface of a metal then electronic is ejected।
मतलब कि कोई मेटल है, मान लो ये मेटल का सरफेस है, ठीक है। ये तुम्हारा कोई मेटल है एम। इस पे क्या किया मैंने, बीम ऑफ सफिशिएंटली लाइट एनर्जी मारी मैंने। तो इससे क्या हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया बीम ऑफ सफिशिएंटली हाई एनर्जी लाइट मारने से, तो हम इसी फिनोमेना को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, द इंसिडेंट रेडिएशन शुड हैव अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन। जो मैंने ये रे ऑफ लाइट मारी ना, ये होती है इंसिडेंट रेडिएशन, जैसे कि रे ऑप्टिक्स में पढ़ते होगे। तो इसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लाइट मारता रहूं ऐसे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल आए। तुम्हें भी मालूम है कि तुम अगर फ्लैश लाइट मान लो एग्जाम्पल में तुम मारते हो किसी भी मेटल को, इसका मतलब ये तो नहीं उससे इलेक्ट्रॉन निकल आता है। तो इसी यही रीजन है कि उसको सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हर एक मेटल के लिए अलग अलग सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड ज्यादा याद रखना, एग्जाम में आता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल एट विच इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक हिट। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दे, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा था। एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ई बराबर एन एच म्यू होता है। तो एन एच म्यू क्यों, तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, एच म्यू जो थी वो तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको जो मिलेगा आंसर, वो होगा वर्क फंक्शन। मतलब एनर्जी को हम डायरेक्टली वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, टर्म है एनर्जी का दूसरा टर्म। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट एंड एनर्जी एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट एनर्जी और एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, इतनी तेजी से वो होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड कर सकती है इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। इस लाइन से 6 बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है। उन्होंने डायरेक्टली ग्राफ दे दिया या 4 ऑप्शन दे दिया, उनमें से पूछा है गलत कौन सा है। तो ये वाली लाइन तो याद रखनी, भले ही ये सारी लाइन भूल जाओ, लेकिन ये वाली याद रखो कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है। ये होता है फॉर्मूला एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। फिर जैसा कि मैंने इंटेंसिटी के बारे में बताया था, इसकी और अच्छी थोड़ी वेल डिफाइंड डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस पर यूनिट एरिया विद पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, कितने फोटॉन्स है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर, उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर दे तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो और ज्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ तो हर साल एक ना एक आता ही है। म्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी मार्क्स, ग्राफ कैसे बनाते हैं? एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तुमको म्यू वर्सेस, तो तुम इसको ट्रीट करो, ये तुमको वाई दिया है और ये तुमको एक्स दिया है। मतलब एक्स दिया तो एम एक्स प्लस सी होता, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो म्यू नॉट तुम्हारा सी की तरह काम करेगा। तुमने क्या किया, एच पूरे में से एच से डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा आ गया। तो ये तुम्हारा बना वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो स्लोप पॉजिटिव है, प्लस म्यू नॉट प्लस सी है, तो तुम्हारा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये बन गया। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, अभी हम पढ़ के आए हैं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है उस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, ना कि तुम्हारी इंटेंसिटी पे। तो क्योंकि डिपेंड नहीं करती है, तुम्हारा ग्राफ पैरेलल चला जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, भले इंटेंसिटी कितनी भी चेंज हो जाए। काइनेटिक एनर्जी में एक्स वर्सेस म्यू, मतलब वाई इसको मानो, इसको एक्स मानो, तो तुम इसको इधर लाओगे काइनेटिक एनर्जी में, 1/mx बराबर वाई माइनस सी, मतलब माइनस म्यू नॉट सी ग्राफ चला जाएगा। तो ये बहुत आसान चीजें हैं जो मैंने दोनों ग्राफ बताई, यही दोनों ग्राफ पूछे जाते हैं, और ये वाला तो बहुत बार पूछा गया है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एचमी बराबर एचमी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए सी बाय लैम्डा बराबर एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। वर्क फंक्शन दिया है, मतलब तुमको एस सी बाय लैम्डा नॉट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा दे रहा है तो एस एच म्यू नॉट नहीं लगाओगे। और तुमको लैम्डा दिया हो तो एस सी बाय लैम्डा निकाल लोगे, तो माइनस देन माइनस कर दोगे एस सी बाय लैम्डा नॉट से, तो तुमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सिमिलरली ये फिजिक्स का फॉर्मूला डेल्टा के बराबर क्यू भी, जो तुमको अभी हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे सेकंड लेक्चर में। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्वायर्ड बाय 10 वोल्ट्स। तो जैसे अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, +2 का, क्यू कितना हो गया, +2 इंटू वोल्टेज कितना 10, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए 1.67 इंटू 10 to the power -19 कोलम इंटू 10 जूल हो गया। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बाकी इसको फिजिक्स में और अच्छे समझेंगे। सिमिलरली इस टॉपिक पोटेंशियल फिजिक्स का काफी अच्छा टॉपिक। मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रोकने के लिए जितना मिनिमम पोटेंशियल लगता है उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए जीरो हो जाए, मतलब एच बराबर एच नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स यहाँ से फॉर्मूला आता है क्यू वी नॉट। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट अपॉन फोटो इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है, लेकिन फोटो इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं। एक चीज समझ लो कि कोई भी चीज इस चैप्टर में इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये याद रखो, क्योंकि कहीं पे भी इतना टर्म नहीं आया, और जो चीज डिपेंड कर रही है वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो ये याद रखना है आपको। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग फिजिक्स में ही समझेंगे, क्योंकि इसमें पावर और उसका यूज हो रहा है, इसके लिए मुझे फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताने पड़ेंगे।
स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, जो कि हम 10 बार देख चुके हैं क्लास 10th में। रिफ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय लैम्डा। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और लीस्ट डेविएटेड होता है, लेकिन वायलेट जो होता है विप ग्योर, लैम्डा मिनिमम होता है, म्यू मैक्सिमम जो मोस्ट डेविएटेड होता है। स्पेक्ट्रा दो तरीके का होता है, जो कि होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन दो तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, जिसमें बोलते हैं लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें, व्हेन लाइट एमिटेड इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब जो एमिटेड लाइट है उसको प्रिज्म से पास किया जाता है, गेट अ स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम पाने के लिए ऐसे स्पेक्ट्रम को लाइट या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जो कि एमिट करता है लाइट सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ की, जिसमें यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा भी होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो जो एब्जॉर्ब कर देता है डार्क लाइंस को, ठीक है, इसमें हम लोग को डार्क लाइन मिलती है, ब्राइट लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रा। फिर आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फॉर्मूला था 1240 अपॉन लैम्डा, जो कि 310 नैनोमीटर है। तो जीरो से तुम्हारा जो है ना ये जीरो कट गया। फोर से अगर तुम 31 को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो यही आएगा। तो ये पूरा उड़ेगा, तो तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल होते हैं। सिमिलरली तुमको यहाँ पे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, जो कि तुम खुद से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, एक बार आ चुका है एग्जाम में, मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने अपना जब एनटीए का मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा गलत हो गया था, अब तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें बताना है वो है मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकें। लेकिन यहाँ पे तुमको ये क्वेश्चन ही में दिया होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके लिए सॉरी, कि तुमको बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है। ये तुम देख पा रहे हो, तुमको मोल में दिया है, लेकिन तुमको वेवलेंथ जो बतानी है वो तुमको एक के लिए बतानी है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए तुम इसको डिवाइड कर दोगे, तुमको बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड दी है, एक बॉन्ड के लिए मोल से डिवाइड किया। अब ये जो एनर्जी होगी बॉन्ड एनर्जी, यही तुम्हारी इक्वल होगी एच सी बाय लैम्डा के। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमसे पूछ रहा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एनर्जी जो होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी इक्वल होगी वो एच सी बाय लैम्डा की इक्वल होगी। तुम पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो बस में ये करना था कि भाई तुमको 6.022 इंटू 10 to the power 23 से डिवाइड करना था। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट में जो आता है वो आता है बोहर्स मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, वो मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस में। उसमें फिक्स एनर्जी होती है और रेडियस होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैन ओनली बी चेंज इफ इट अब्सॉर्ब एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी से तभी कर सकता है, या तो ले वो एनर्जी या तो अब्सॉर्ब कर ले। एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल पे ही इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। इट इज नोन एज बोर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है। एंड ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे के एल एम एन सेल होती है ना, जब हम एन सेल में जाएंगे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट अब्सॉर्ब वन फोटोन पर जंप। एक फोटोन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, फिर एक लिया तो एक और आगे, एक लिया एक और आ जाएगा, जैसे बिस्कुट का एग्जाम्पल था। तो यही दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर, जो कि होता है एच म्यू टू माइनस म्यू वन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका था, एम बी स्क्वायर बाय आर बराबर के क्यू इनटू टी अपॉन आर स्क्वायर। डेरिवेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, जो कि तुमको ये पूरा डेरिवेशन दिया, जो कि मैं यहाँ समझाने नहीं वाला हूँ, कि उसमें और टाइम वेस्ट होगा। आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये होता है तुम्हारे लिए रेडियस निकालना होगा तुम्हें किसी भी बोर्स थ्योरी के लिए, ठीक है। अभी हम इसमें क्वेश्चन समझेंगे। वैसे वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 0.529, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, जो कि आर इक्वल्स टू एन एट ऑन स्क्वायर बाय जेड। यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.19 10 टू पावर 8 जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड, या 2.19 टू 10 टू पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकंड। और एक और फॉर्मूला होता है सी बाय 137 इंटू जेड बाय एन, 1 सेंटीमीटर में 10 to the power 7 नैनोमीटर रहता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। एक एंगस्ट्रॉम में 10 to the power -10 मीटर, एक नैनोमीटर में 10 to the power -9 मीटर, एक पिकोमीटर में 10 to the power -12 मीटर, एक फर्मीमीटर में 10 to the power -15 मीटर। एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वहां से आया। जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का के जेड स्क्वायर बाय आर, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाय। फिर हम जिन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको ये मिलता है माइनस का हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, जो कि कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी जो होती है माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, जो कि टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी की इक्वल होती है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जिसको हम लोग जूल पर एटम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल होते हैं, जो कि होता है माइनस का 2.7178 इंटू 10 to the power -18 जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि अगर हम एन इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी तो इंक्रीज करती है, जैसे जैसे हम एन इंक्रीज करते हैं मतलब आगे हम सेल में जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन जो इसके बीच का गैप है ना, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतना गैप था, फिर यहाँ पे इन दोनों पे इतना गैप रहा, फिर इन दोनों पे इतना गैप रहा, फिर और कम हो गया, तो एनर्जी गैप डिक्रीज करता है।
आयनाइजेशन एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल्स टू 1 से इनफिनाइट से अगर हमें रिमूव करना है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं जो कि 13.6 जेड स्क्वायर होता है। सेपरेशन एनर्जी nth ऑर्बिट से n इक्वल्स टू इनफिनाइट को होता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन अगर n1 है 1 मतलब जहां पे लाइन आ रही है n2 जो हो जाएगा 2 3 उसको लाइमन बोलते हैं। फिर आता है बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड जो कि होता है यूवी विजिबल। फिर आता है आई आर। तो N1 जो 1 हुआ तो लाइमन होगा, 2 हुआ तो बाल्मर, 3 हुआ तो पास्कन, 4 हुआ तो बैकेट, पी 5 हुआ तो पी फंड, 6 हुआ तो हम्फ्री जो कि पूछा नहीं जाता है। फिर आती है रिडबर्ग क्वेश्चन जो कि होते हैं 1 बाय लैम्डा बराबर आर एच 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का स्क्वायर। यहाँ पे आर एच जेड स्क्वायर भी होता है, जेड स्क्वायर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यूनि इलेक्ट्रॉनिक जैसे हाइड्रोजन लाइक उनके लिए क्या होता है आर एच 1 बाय एन वन का स्क्वायर। एन वन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, एन टू जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा म्यू बार बराबर 1 बाय लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन से मिलती है जो कि होती है 911 एंगस्ट्रॉम। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन से मिलती है जो कि होती है 1216 एंगस्ट्रॉम। फिर हमारा यहाँ था अल्फा लाइन। अल्फा लाइन की एन टू की वैल्यू एन वन प्लस वन होती है। बीटा लाइन के लिए एन टू की वैल्यू एन वन प्लस टू होती है। गामा लाइन के लिए एन टू की वैल्यू एन वन प्लस थ्री होती है। डेल्टा लाइन के एन टू की वैल्यू एन वन प्लस फोर होती है। एन वन जो होता है इलेक्ट्रॉन जहां से आता है, मान लो 5 से आ रहा है। एन टू इलेक्ट्रॉन जहां पर आता है 5 से 3, तो एन वन 5 हो गया तुम्हारा और एन टू तुम्हारा 3 हो गया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन बाई टू। फर्स्ट फोर बार में ये अभी हम समझेंगे आगे फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट में। जैसे हाउ मेनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट एंड ओनली टू एटम्स आर प्रेजेंट। ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें लगाओगे ना, फोर्थ ऑर्बिट, फोर 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 माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री हो गया, फोर्थ ईयर 12/2 6 आना चाहिए आंसर, लेकिन इसका आंसर 4 आएगा। जब भी तुमको ऐसे सवाल में मैक्सिमम दिख जाए समझ जाना फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तुमको ये बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये फोर्थ पे आएगा, यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ वो कट गया होगा इमेज पे। जैसे ये तो यहाँ पे एक या तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली आ जाए, मैक्सिमम बताना है, या तो इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे पे आए, तीसरे पे दूसरे पे आए, दूसरे से फिर पहले पे आए। तो टोटल 4 ही केसेस बन रहे हैं, इस वजह से तुम्हारा आंसर 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट लैम्डा ऑफ बीटा लाइन मतलब N1 N2 बराबर N1 प्लस टू ऑफ बाल्मर सीरीज। तो मतलब N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, N2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, बाकी तुमको और रिडबर्ग की इक्वेशन लगा देनी 1 बाय लैम्डा बराबर आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय ये जो आर एच होना है ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1096777 ऐसी कुछ होती है, जहां तक याद नहीं मुझे। ये वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुमको एग्जाम में दिया रहता है। फिर आता है तुमको लिमिटेशंस क्या थी इसकी। फेल टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का सिस्टम एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। फेल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाई क्योंकि वहां पे स्प्लिट हो जाती थी, मतलब कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या होता था स्प्लिट हो जाती थी। कांट एक्सप्लेन फॉर्म बॉन्ड क्यों बनते हैं ये नहीं बता पाया था। फिर तो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा नहीं बताया था। कुड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर भी नहीं बता पाया था। वैसे यहाँ पे 1 बाय आरएच की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम जो कि याद रख सकते हो अगर 1 आरएच की वैल्यू याद नहीं हुई। वैसे फोटो करंट क्या होते हैं हम उसमें समझेंगे। बाकी आप लोग देख पा रहे हो जो कि लाइमन बाल्मर ब्रैकेट ये विजिबल रीजन में बाल्मर में आता है ना। देखो मैंने बताया था 4000 से 7000 के एंगस्ट्रॉम के बीच हम लोग देख सकते हैं, वही ये बाल्मर रीजन है जो कि विबग्योर होता है। यही 7 कलर हमारी आईज देख सकती है। फिर आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने दिया था लैम्डा बराबर एच बाय एम वी। इन्होंने बोला था वेव और पार्टिकल नेचर दोनों की तरीके लाइट बिहेव करती थी। याद रखना ये किसने बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला था वेव और पार्टिकल नेचर दोनों की तरीके लाइट बिहेव करती है। तो वेव नेचर हो गया एस सी बाय लैम्डा, पार्टिकल नेचर एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमको लैम्डा बराबर एच बाय एम वी, लैम्डा एच बाय वी, तो तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल गई। लैम्डा फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी इज इनविजिबल। ये लैम्डा होता है माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए होता है जो कि विजिबल होता है, मतलब ठीक है। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ से हमको मिला, तो जो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू के ई एम। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या एच काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया था क्यू वी अंडर रूट टू एम क्यू वी। और लैम्डा बराबर 150 अपॉन अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम अगर हमें तुम्हें वोल्टेज में चाहिए। लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू होता है लैम्डा रूट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड अपॉन रूट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली वाला क्वेश्चन है जो आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे तुमको काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट दी है ई, सेकंड वाली डबल हो गई तो अंडर रूट टू ई अपॉन ई। तो लैम्डा नहीं हो जाएगा, लैम्डा बाय रूट टू, ये तुम्हारा आंसर होगा। सिमिलरली ए वाला क्वेश्चन 6 वोल्ट दिया था तो 150/6 जो कि 5 एंगस्ट्रॉम तुम्हारा आंसर होगा, सॉरी। 2 पाई आर एन इक्वल्स टू लैम्डा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और म्यू बराबर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज एक्स, मतलब कि सेकंड आर आर टू आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बाय फोर ए नॉट, ये एक्स है। तो तुमको फोर्थ ऑर्बिट की बतानी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आर फोर हो जाएगी 16 ए नॉट, 16 ए नॉट को लिख सकते हो 4 इंटू फोर ए नॉट, फोर ए नॉट था, फिर 4 एक्स आ गया। फिर तुमने तुमको वेवलेंथ बतानी थी तो 2 पाई आर एन को एन लैम्डा, आर फोर आया था तुम्हारा 4 एक्स, तो 2 पाई आर 4 एक्स इंटू एन की जगह तुमने 4 रखा था 4 लैम्डा, तुम्हारा 4 से 4 उड़ गया तो 2 पाई एक्स तुम्हारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इस बार जेईई में 2024 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, और अभी जो पेपर हुआ है आज 4 अप्रैल को उसमें भी पूछा गया है।
फिर उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी पार्टिकल का हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते। चार रिलेशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, डेल्टा इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दिस प्रिंसिपल रूल्स आउट द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड पाथ। जब वेल डिफाइंड पाथ जो ऑर्बिट्स होते हैं बोर सॉरी में, ये रूल्स आउट हो जाता है, इस वजह से ये खराब था। फिर आती है इस सदी की सबसे बड़ी खोज जो कि थी स्ट्रोडिंगर इक्वेशन। इसने कंसीडर किया था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल का, एस साइन बराबर ई साइन। यहाँ पे एच होता है हैमिल्टेनियन ऑपरेटर होता है, साइन जो होता है वेव फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जिसको इंटीग्रेशन से सॉल्व किया गया था। ये पूरा इसका वो होता है कंडीशन, डेल्टा इसको डेल बोलते हैं, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी फाइव बराबर 0। ये जो होता है ना डेल डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन जेड, ये होता है नेबुला उल्टा ट्राइंगल उल्टा डेल्टा, नेबुला ऑपरेटर। अगर हम स्क्वायर करते तो वो हो जाता है इस लैप्लेशियन ऑपरेटर। साइन जो था वो सोल्यूशन थे क्वांटम नंबर के इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि होता है सेल सबसेल ऑर्बिटल ऑर्बिट्स ऑर्बिटल। तो जिन लोगों को ये लगता है ना ये कहाँ से आया, तो ये सब चीजें यहीं से आई स्क्रोडिंगर की वजह से। ये सब इंटीग्रेशन के सॉल्यूशंस है जो कि आपके टीचर कभी नहीं बताते हैं कि आखिर ये जो एस का ग्राफ है, मैं आगे बताऊं ये एस का ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि टीचरों को खुद ही नहीं मालूम है। तुम्हें तुम्हारा पप्पू काट रहे हैं, तुम लोग भी बेवकूफों की तरह उनके साथ पढ़ रहे हो। कोई क्वेश्चन आस्क ही नहीं करना चाहता है अपने टीचर से, क्योंकि उनको लगता है कहीं टीचर गुस्सा ना हो जाए। आगे बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाइव। जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा कैसे आई, देखो ये थीटा है, तुम इसका अगर ये आर है तो जब तुम इसका इस पे लोगे ना तो ये बनेगा आर कॉस थीटा। वैसे ही एक्स के लिए तुम लोगे, तुम्हारा एक्स कहाँ पर है? ये है। अब एक्स को ध्यान से देखो तुम, अगर ये एक्स बाहर निकला हुआ है तो ये एक्स में फाई भी आ रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा भी आ रहा है। कैसे? थीटा तो कॉस के लिए इधर आ रहा है लेकिन साइन के लिए तो इधर आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई लोगे तो इसका कंपोनेंट इसमें ले लिया तो आर कॉस फाई हो गया। इसका कंपोनेंट जेड कॉस आर कॉस थीटा जेड वाले में आ रहा था, लेकिन इसमें जब तुम लोगे कंपोनेंट इसका तो ये तुम्हारा साइन के लिए बन जाएगा जो कि साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही वाई के लिए आर साइन थीटा साइन फाई, जो कि तुम लोग खुद डायग्राम बना के निकाल सकते हो, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल होते हैं 2n स्क्वायर, मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सेल n स्क्वायर होते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल होता है जिसकी वैल्यू 0 से n-1 होती है, 3D शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है। जैसे अगर एल 0 है तो सबसेल 1 होगी, 0,1 है तो 2 होगी, 0,1 0 1 2 है तो 3 होगी सबसेल, और 0 1 2 3 है तो 4 सबसेल हो जाएंगी। अगर एल की वैल्यू 0 होता है एस होगा स्फेरिकल, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। तो एस पी डी एफ यहीं से आया कि एल की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली यहाँ पे तुमको दिया टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल। एक ऑर्बिटल में 12+1 सबसेल होते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 12+1। वही रिलेशन सेम यहाँ था बट वो सेल के लिए था, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। एमएल जो माइनस एल से एल होता है मतलब 3D ओरिएंटेशन देता है, जो कि अभी तुम्हें आगे समझ में आएगा। जैसे यहाँ एल की वैल्यू 0 -2 से 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट एल 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 प्लस वन इंटू एच फाइव। ये जो होता है ना एच फाइव होता है ना, इसको बोलते हैं रेड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। एच अपॉन 4 पाई होता था प्लैंक कांस्टेंट, ये हो जाता है एच अपॉन 2 पाई। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू, यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर म्यू जीरो हो गया तो डायमैग्नेटिक ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर म्यू जीरो नहीं हुआ तो पैरामैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। नेट स्पिन होता है सिग्मा एक्स। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल हुन्स ने दिया था जो कि था 2 mod s प्लस 1। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होती है जो कि आगे समझोगे। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एमएल की वैल्यू 1, इसीलिए इसका सिर्फ एक डायग्राम बनता है। एल की वैल्यू 1 होती है तो एमएल की वैल्यू -1 से 1 -1 0 1, इसलिए इसके 3 डायग्राम बनते हैं जो कि था पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये एक्सियल होते हैं सारे के सारे। वैसे डी सबसेल होता है एल इक्वल्स टू 2 और एमएल बराबर होता है -2 से 2। फिर हम बात करते हैं एमएल बराबर -2 से 2 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये नॉन एक्सियल होते हैं, और डी एक्स एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल मतलब एक्सिस पे नहीं होते, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई पे होगा, वाई जेड तो वाई जेड पे होगा 45 डिग्री, जेड एक्स है तो जेड एक्स पे होगा। लेकिन डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ये एक्सियल होता है, डी जेड स्क्वायर ये भी एक्सियल होता है। इसमें दो लोब्स होते हैं, ये जो देख पा रहे हो, ये तुम्हारे दो ठो लोब्स होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
फिर आता है एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए तो एनर्जी इक्वल होती है, 1s, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 2s2p की, फिर होती है 3s 3p 3d, तीनों इक्वल होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल का फॉर्मूला एन स्क्वायर, इनकी इक्वल एनर्जी होती है। ये जो तुम इक्वल एनर्जी देखो एसपीडी की इक्वल एनर्जी आ रही है, इन्हीं को डी ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एन प्लस एल लगता है, एन प्लस एल डायरेक्टिव अगर एन प्लस एल सेम है तो चेक एन से 1s और 2p में किसकी ज्यादा होगी। देखो इसके डायरेक्ट एन प्लस एल लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है यार, एन जो है तुम्हारा यहाँ पे 2 है, तो मोस्टली प्रोबेबली यही आंसर होगा, लेकिन 4 ऑप्शन हो तो 6 और 7 में 7 यहाँ पे एन की वैल्यू बढ़ी तो यही होगा। हाँ, जब ऐसा हो जाए केस में कि मान लो यहाँ पे तुमको 6f दिया होता ना, तब फिर तुम्हारी यहाँ पे 6f की वैल्यू ज्यादा हो जाती 7s से। तो तुमको ये भी याद रखना, हर जगह ट्रिक तो नहीं लगेगी, बट स्टिल एस और पी में दिया तो यार समझ ही में आ रहा है, बस एक ही का अंतर है। यहाँ पे देखो 7s की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल आ रहा है दोनों का, तभी हमने एन से चेक किया, तो एन से चेक करने में ज्यादा फायदा होता है। फिर बात करें नोड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन होते नहीं। इसके दो आंसर होते हैं, साइन के दो आंसर, रेडियल पार्ट था और एक एंगुलर पार्ट था, जो कि हम आर थीटा फाई अभी हम पढ़ के आए हुए हैं। तो एक रेडियल पार्ट का जो रेडियल नोड होता है वो होता है एन एन माइनस एल माइनस वन, साइन स्क्वायर होता है, याद रखना साइन स्क्वायर बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। रेडियल नोड होता है एन माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड है एल, जैसे वन इसमें रेडियल नोड एन वन माइनस एल की वैल्यू जीरो माइनस वन, तो इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कोई पार्टी नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना हो। लेकिन टू एस में एक जगह जरूर ऐसी होगी जहाँ पे नोडल प्लेन होगा। सिमिलरली एंगुलर नोड की वैल्यू एल से आती है, एस में एल की वैल्यू जीरो थी तो कोई नोड नहीं होगा। फॉर पी एक्स में तो जेड और वाई एक्सेस में एक दो नोड होंगे, एक्स जेड में होंगे, जैसे जेड बोल रहा है तो एक्स वाई ले लो। डी एक्स वाई में जो होगा वाई जेड और जेड वाई के आगे क्या आता है तुम्हारा जेड आता है, फिर जेड के आगे क्या आता है एक्स आता है, तो ऐसे ही आप रख सकते हो। डी एक्स वाई में वाई जेड और जेड एक्स, डी वाई जेड में डी जेड वाई जेड एक्स जेड वाई और वाई एक्स, इस तरीके से आ सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर में दो नोडल प्लेन होते हैं 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होते, ऐसे तरीके। ग्राफ्स की बात करते हैं, साइन आर वर्सेस आर, आर का ग्राफ एन माइनस एल माइनस वन ऊपर से स्टार्ट होता है 1s के लिए, 2s के लिए ऊपर से स्टार्ट होता है, 3s के लिए भी ऊपर से स्टार्ट हो, मतलब s के लिए जो ये वाला ग्राफ होते हैं ना, साइन आर वर्सेस ये ऊपर से स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है जब 2p की बात आती है तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जब तुम्हारा एक रेडियल नोड निकल आया ना, तो यहाँ से ये क्या कर देगा, कट करके ऐसे करके चला जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, फिर आता है साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर वाला भी ऊपर से स्टार्ट होता है। साइन और साइन स्क्वायर वाले दोनों ग्राफ एस के लिए ऊपर से स्टार्ट होते हैं, बस जो पी होता है यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है यार तो नीचे नहीं जाएगी इसकी वैल्यू, से टच करते ऊपर से ऐसे ग्राफ निकल जाता है। लेकिन जो 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सारे ग्राफ नीचे से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो। सिमिलरली ये आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जिसके बाद हमारा चैप्टर एक तरीके से खत्म है। ये वाला टॉपिक किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, मास्टर इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता है। आप देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही भयानक सी क्वेश्चन दी हुई है जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे। ये जेईई एडवांस में पूछी जाती है, मेंस के लिए नहीं। जिनको नहीं पढ़ना मेंस के लिए, जिनको सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है वो लोग वीडियो क्विट कर सकते हैं। क्विट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि रीच ही नहीं बढ़ रही, कोई मेरा वीडियो देखता नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत हो गई भाषणबाजी, अब आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सिग्मा दिया होता है ना, ई की पावर में कुछ भी लिखा हो, ये जो तुमको ये ई की पावर में सिग्मा के नीचे जो भी लिखा ना, ये तुम्हारी एन की वैल्यू बताता है। तो तुम्हारी एन की वैल्यू 3 है, यहाँ कैसे बताता है वो रिलेशन लिखा, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है। एन की वैल्यू बताता है सिग्मा, सिग्मा थीटा फाई, तीन चीजें याद। सिग्मा के बाद जो थीटा होता है ना, कॉस थीटा यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे तुमको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कॉस थीटा है तो 1, कॉस थीटा साइन थीटा तो 2 एल की वैल्यू। कॉस एल जो थीटा होता है वो एल की वैल्यू देता है, ये तो मैं बताना भूल ही गया। कॉस थीटा साइन टू थीटा 3 देता है, तो तुम्हारी एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 दी हुई है। वैसे फाई जो होता है ना, एमएल देता है। अगर तुम्हारी एल की वैल्यू 1, अगर कॉस फाई दिया है तो एमएल प्लस वन होगा, साइन फाई दिया हो तो एमएल माइनस वन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे तुमको एन की वैल्यू 3 दी हुई है, और साथ ही साथ तुमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो एल की वैल्यू 2 दी हुई है, और कॉस फाई दिया नहीं है। कॉस फाई दिया हो तो एमएल की वैल्यू प्लस वन होती, साइन फाई तो माइनस वन, ना ही कॉस फाई ना ही साइन फाई, एमएल जीरो हो गया। एक्सचेंज एनोनी का फॉर्मूला एन एन माइनस वन बाई टू, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है v अपॉन 2 पाई आर, जो कि याद रख सकते हो, काफी जरूरत नहीं है। टोटल स्पिन होता है हाफ 1/2 प्लस माइनस एन, जो कि हम लोग बता चुके हैं, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल और डी सबसेल को लिखते कैसे हैं, पी एक्स पी जेड पी वाई, पी जेड को हमेशा बीच में लिखा जाता है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर हमेशा बीच में आएगा, डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनको चाहे जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी जेड स्क्वायर जो है ना वो हमेशा बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो, जिससे कि और बच्चे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख सके। बाकी हम लोग इस सेकंड पार्ट जो है मॉडर्न फिजिक्स का, वो अभी जल्दी लाएंगे। कमेंट कर दीजिएगा इसके अलावा आपको कौन चैप्टर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।